Hello everyone, welcome back to Ansarkari. In this video, we'll continue with the newspaper series, and today we will be covering up important news articles or topics from 14th June 2024. So today's topics majorly include the incident that recently happened in Kuwait, where there were deaths of people, nearly 40 people who died in incident in Kuwait. They were majorly workers. Further, we will be understanding about the antimicrobial resistance and the longitude prize that has been given to a discovery of such a treatment test. So let us start with the first topic that is regarding landslides. So 6 killed and 1,500 tourists stranded as landslides wreak havoc in Sikkim. So this is regarding Sikkim and majorly we see कि जो north eastern areas होते हैं इंडिया में they face landslide related events. तो landslides क्या होते हैं? Again there are such events जहाँ पर के जो debris होते हैं यानी कि रॉक या मटेरियल वो स्लाइड कर जाता है फ्रॉम अ स्लोप। इसके काफी सारे कॉजेज होते हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन जिसकी वजह से जो रूट्स होती हैं जो बाइंड करके रखती हैं सॉइल को वो नहीं हो पाता। ऑल्सो वाटर लॉगिंग एटसेट्रा जो अगेन सॉइल को बहुत ज्यादा वीक कर देता है, स्मूथ कर देता है एंड इट लूजेस इट्स एबिलिटी टू स्टे एट अ प्लेस। फर्दर अगर हम इनके और इफेक्ट्स की बात करते हैं तो अगेन टूरिज्म पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है एंड ऑल्सो ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सेफ्टी होती है, जो एम्प्लॉयमेंट होती है, इट ऑल गेट्स अफेक्टेड इन द पर्टिकुलर एरिया। दीज आर द मेजर टू इफेक्ट्स। और जब हम बात करते हैं कि हाउ कैन वी डील विद इट, तो सबसे पहले तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, क्योंकि वही वर्क कर सकते हैं बेटर इवैक्यूएशन और रिहैबिलिटेशन के लिए एट अ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर के लैंडस्लाइड या ऐसे इवेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स दे टर्न आउट टू बी रियली हेल्पफुल। अपार्ट फ्रॉम देम we can also focus upon the coalition that is being done, like coalition for a disaster resilient infrastructure। तो ये भी एक ग्लोबल इनिशिएटिव है ताकि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें जो कि अगेन वो रेजिस्टेंट होता है इन सब लैंडस्लाइड से। सो दिस कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस। एंड थर्ड हम बात कर सकते हैं कैरिंग कैपेसिटी की। अगर हम फोकस करते हैं कि कितने टूरिस्ट आ रहे हैं या कितने लोग आ रहे हैं एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, तो उसकी उससे हम बैलेंस कर सकते हैं। जब बर्डन ज्यादा इंक्रीज हो जाता है देन ऑफ कोर्स incidents like these they take place. Next, science is now too vast to be administered by one minister. तो यहाँ पे एक जो कंसर्न राइज हो रही है दैट इज रिगार्डिंग कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है दे आर अपॉइंटेड, लेकिन यहाँ पर और ज्यादा अपॉइंटमेंट की बात हो रही है रादर देन जस्ट वन मिनिस्टर टू ओवरसी ऑल दीज मिनिस्ट्रीज। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो रिसर्च और जो डेवलपमेंट का केस होता है वो यही मिनिस्ट्री मेजरली हैंडल करती है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो इनमें इन्वॉल्व होती हैं। बट यहाँ पे कई सारी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि फेलोशिप के रिगार्डिंग के जो भी डिस्पर्जर्स जो ग्रांट करने होते हैं फॉर यंग रिसर्चर्स दे आर ऑफन फार्किकल, और फैसिलिटीज जो कि सपोर्ट करती हैं इन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को दे आर लार्जली लोकलाइज्ड, और कोलैबोरेशन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता जितना कि हो सकता है। प्लस एक जो मेजर चैलेंज है दैट इज रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अ फ्रैक्शन ऑफ जीडीपी। तो जब हम बात करते हैं कि कितना ज़्यादा जीडीपी का जो पार्ट होएगा वो स्पेंड करा जाएगा इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो करेंटली इंडिया में जब हम बात करते हैं तो 0.64% जो जीडीपी का पार्ट है दैट इज इन्वेस्टेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
जबकि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। और जो मेजर लीडिंग इकोनॉमीज है जैसे कि यूएस और चाइना, वहां पे जो ये परसेंटेज है दैट इज मच हायर। जैसे कि चाइना में इट इज नियरली 2% और यूएस में इट इज नियरली 3%। तो उस पर इट कैन बी फोकस। इंडिया में ट्रेंड देखे तो ये डिक्लाइन हो रहा है फ्रॉम 2008 to 9। Or further, India solely needs a separate minister, ideally of cabinet rank for each of its major nodal research bodies, ताकि और ज्यादा efficient management हो सके। Next, when a civil servant like D. Subbarao looks back, we get a larger view. So, this article is mainly regarding the contributions or the efficient work or the writings by the former civil servant Duvuri Subbarao. So he was the 22nd governor of RBI, and he worked under Manmohan Singh ji जब उनका tenure था। So there are major economic contributions and the way he managed as governor. First, talking about जो writing है इनकी, उसमें बहुत ज्यादा फर्स्ट पर्सन व्यूज दिए गए हैं और डीपर स्ट्रैटेजी है एट प्ले, विच एक्चुअली गिव्स अ काइंड ऑफ क्यूरियस पॉइंट ऑफ व्यू टू द रीडर, और एक रिफ्लेक्शन है खुद के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनका इन हिज बुक। फर्दर व्हेन वी टॉक अबाउट हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस या फिर जो इनका रोल रहा है एज अ गवर्नर इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया, तो उसमें जब हम एज ए सिविल सर्वेंट बात करते हैं तो ड्यूरिंग हिज टाइम व्हेन ही वाज अ सिविल सर्वेंट, restoration of land to the tribal communities was given as a work to him, ताकि जो लैंड रिलेटेड रेगुलेशंस एक्सेट्रा हैं उनको अच्छे से एग्जीक्यूट करा जा सके। क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट जो थी ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया, इट अटेम्प्टेड सीरियस लैंड रिफॉर्म्स और रीडिस्ट्रीब्यूशन, sealing surplus land as an important component of the development and poverty alleviation। तो इस तरीके से it was viewed upon। Further 1990s में also there was an attempt, जबकि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ अ लिमिटेड साइज केक उस पर फोकस नहीं करा गया, रैदर एक बिगर केक बनाने की बात करी, विच मीन्स के इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उस पर ज्यादा फोकस करना है रैदर देन जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम लिबरलाइजेशन की बात कर सकते हैं ऑफ द इकोनॉमी, जहाँ पे मार्केट को बहुत ज्यादा स्कोप मिला टू डेवलप। फर्दर, रिक्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है इट यूज टू कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बट 1990s के रिफॉर्म के बाद इट वाज अनडन। तो यहाँ पर भी जो कॉजेस थे कि क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि ये कंफ्लिक्ट क्रिएट करता विद द रेगुलेटर, जैसे कि आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो, और फिर ज्यादा पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस होती, तो इसकी वजह से इट वाज removed or abrogated this department। तो फर्दर इसके रिक्रिएशन के लिए ही इनिशिएटेड। एंड फर्दर आरबीआई के जो कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इन मॉनेटरी पॉलिसी और डेट मैनेजमेंट फंक्शंस, तो इसमें भी इनका एक इंस्टीट्यूशनल रोल रहा है टू इन पोर्ट्रेइंग via the Ministry of Finance। So these are the major contributions of Duvuri Subbarao ji। Next, the invisible worker. Indifference lies at the heart of tragic incidents involving migrants, as in Kuwait. So recently we saw an incident कि जहाँ पर over 40 Indian migrant workers they died in Kuwait due to a fire incident। जब हम मेजरली माइग्रेशन की बात करते हैं, स्पेशली इमिग्रेशन, तो एमिग्रेशन रेफर्स टू जब जो एक कंट्री का डायस्पोरा है, जब जो एक कंट्री की पॉपुलेशन है, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स दे लिव इन अनदर कंट्री। और इमिग्रेशन इट रेफर्स टू व्हेन दे कम इनसाइड अ पर्टिकुलर कंट्री। तो यहाँ पर हम एमिग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग, नियरली 8 million इंडियंस, दे वर्क
स्पेशली एज वर्कर्स की फील्ड में इन द गल्फ कंट्रीज। जब हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात करते हैं तो इसमें 6 कंट्रीज इन्वॉल्व है मेजरली, जैसे कि यूएस, सऊदी अरेबिया, कुवैत एटसेट्रा। तो यहाँ पर 8 मिलियन वर्कर्स दे वर्क। मेजरली इसका रीजन क्या है कि 1960s एंड 70s में एक ऑयल का बूम आया इन दीज मिडिल ईस्ट कंट्रीज, जिसमें कि दे स्टार्टेड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा, और बहुत ज्यादा जो वर्कर्स की नीड है वो इंक्रीज हो गई। और वो किस वे में इंक्रीज हुई है? वाइट कॉलर जॉब्स में भी है बट इतना ज्यादा नहीं है। मेजरली इट इज रिगार्डिंग द ब्लू कॉलर जॉब्स, या फिर जो हम बोलते हैं कि वर्कर्स एक्सेट्रा के लिए, जो कि अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनके लिए, हु कैन वर्क इन द फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो वहां पर एक बहुत ज्यादा स्कोप इंक्रीज हुआ, एंड इसी वजह से करेंटली नियरली 8 to 9 मिलियन वर्कर्स दे आर वर्किंग इन दी गल्फ कंट्रीज। और स्पेसिफिकली अगर हम केरला की बात करें तो केरला से आउट ऑफ दीज 8 मिलियन, 2.2 मिलियन पीपल they have migrated only from केरला। तो एक केरला माइग्रेशन सर्टिफिकेट ने ये बताया। तो रीजन एज वी अंडरस्टूड कि क्यों इतना ज्यादा वहां पर है। अब कंसर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो जो सेफ्टी है उस पर इतना फोकस नहीं करा जा रहा वहां पर। एक्सप्लॉयटेटिव लेबर कंडीशंस हैं, एंड इकोनॉमिक कंडीशन उनकी इतनी सही नहीं है, जैसे कि माइग्रेंट डेथ्स होती है, हार्श वर्किंग कंडीशंस है, और ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है। अगर हम और ज्यादा एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कोविड-19 में भी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सऊदी अरेबिया उसने बताया कि जो माइग्रेंट्स है दे कॉन्स्टिट्यूटेड 75% ऑफ द टोटल पीपल जो कि पॉजिटिव थे ऑफ द वायरस एज ऑफ मई 2020। तो इसका मेजर रीजन क्या था? क्योंकि वो डिंजी लिविंग स्पेसेस में रहते हैं, क्रैम्ड डॉर्मेट्रीज। तो ये मेजर रीजन है कि इनकी जो लिविंग कंडीशंस थी दे वर नॉट हेल्दी। तो इसके टूवर्ड्स देयर शुड बी एफर्ट्स दैट शुड बी मेड। एक हम बात कर सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि साइन करा है इंडिया ने विद ऑलमोस्ट ऑल द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। एंड ऑल्सो जो इमिग्रेशन एक्ट है इंडिया का, इट इज ऑल्सो नियरली 40 years ओल्ड। तो उसको भी रिवैम्प करने की नीड है। प्लस व्हेन वी टॉक अबाउट कि क्यों ये जो डायस्पोरा है लिविंग इन गल्फ कंट्रीज ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दे प्रोवाइड रेमिटेंसेस जो इंडिया में स्पेशली जो लोग रहते हैं उनके लिए, देयर फैमिलीज एटसेट्रा, विच इज वाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक, तो स्पेसिफिक अगर हम जॉब्स की बात करते हैं तो इंडियन कारपेंटर्स, मेसन्स, इलेक्ट्रिशियंस, कंस्ट्रक्शन साइट लेबरर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, फूड डिलीवरी एजेंट्स। तो नियरली जो गिग इकोनॉमी या फिर जो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर वर्कफोर्स है यही इसमें इन्वॉल्व है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो हम समझ सकते हैं वो है कफाला सिस्टम। तो ये काइंड ऑफ वीजा स्पॉन्सरशिप होता है जहाँ पे जो वर्कर होता है वो बाइंड करता है टू इट्स एम्प्लॉयर्स, जिसमें कि जो उनकी कैपेसिटी है ताकि वो बेटर हाउसिंग सीख कर सके, अलग जगह रह सके, या थोड़ा और अपने अकॉर्डिंग दे कैन मैनेज द हाउसिंग एंड एक्सपेंसेस, तो वो नहीं इतनी हो पाती। फर्दर व्हेन वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट इंडिया, तो स्टेप्स क्या क्या इसमें लिए जा सकते हैं? एक तो इमिग्रेशन एक्ट जो है उसको रिवैम्प करना, विच इज नियरली 40 year ओल्ड। प्लस इवन इंडिया की अगर हम कंडीशंस की बात करते हैं तो उसमें जो लेबर कोड्स रिलीज हुए थे इन 2019 एंड 20, उनको भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, दे बिकम इम्पोर्टेंट। जैसे कि वेजेस के लिए देयर वाज अ कोड, एंड ऑल्सो फॉर सोशल सिक्योरिटी। फिर थर्ड वाज रिगार्डिंग द occupational safety or health for the laborers. These are the major important codes. Next, why NTA withdrew grace marks awarded to 1,563 NEET candidates. तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑटोनॉमस बॉडी है इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, and it conducts the NEET test or the National Eligibility Cum Entrance Test। तो ये मेनली मेडिकल स्टडीज के लिए होता है, इवन द डेंटल स्टडीज और आयुष के लिए भी जो कराया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है।
तो यहाँ पे जो concerns हमने देखी, they were regarding the grace marks that were avoided. Second was regarding the high or the very much multifold increased number of toppers. जैसे कि in the previous 3 to 4 consecutive years, the number of toppers was 1, 2, 3, like it was in this range. But this year in 2024, the number of toppers has increased to nearly 60 individuals. तो ये जो मल्टीफोल्ड इंक्रीज है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय जस्ट 3 to 4 lakh individuals is increase in the examination. प्लस पेपर लीक के जो कंसर्न है, दे वर ऑल्सो अ कंसर्न हियर. और जो लेट एग्जामिनेशन पेपर्स दिए गए, वो इन्विजिलेशन कैसे हुआ, चीटिंग हुई, दीज आर ऑल द मेजर कंसर्न्स दैट वर देयर इन द नीट एग्जामिनेशन. यहाँ पर जो ये ग्रेस मार्क्स है, दे वर मेजरली अवॉर्डेड टू दोज इंडिविजुअल्स जिनका के जो पेपर है, दे वर इट वाज गिवन लेट, इट वाज डिलेड फ्रॉम द actual time. तो उसके compensation में they were provided. But now since all the individuals or aspirants they are objecting, तो इसकी वजह से NTA withdrew the grace marks. यहाँ पे एक और कंसर्न ये है कि एनटीए ने बोला है कि देर आर नियरली 1500 कैंडिडेट्स जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे. बट एक्चुअली व्हेन वी ट्रैक, तो नियरली 14,000 के नियरली देर आर सच एलिगेशंस कि इतने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए. तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट में क्या क्या हो सकता है कि एक तो बेटर ट्रेनिंग हो सकती है ऑफ ऑल द इन्विजिलेटर्स. जब हम इश्यूज इन एजुकेशन की बात करते हैं, तो पेपर लीक और जो इन्विजिलेशन होता है उसके रिगार्डिंग देयर आर सम मेजर इश्यूज इन एजुकेशन और परहैप्स द कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशंस. नेक्स्ट, vegetarianism in India. तो Indians are lacto-vegetarians, unlike in some countries. तो जो डिफाइनिंग फीचर होता है वेजिटेरियन का इन इंडिया, वो यहाँ पे रेफर कर रहे हैं टू कंज्यूमिंग मिल्क एंड इवन डेयरी प्रोडक्ट्स. जैसे जब हम वीगनिज्म की बात करते हैं, तो वीगन मेजरली मीन्स कि नाइदर आर वी कंज्यूमिंग द मीट एटसेट्रा, लाइक द नॉन वेजिटेरियन पार्ट. ऑल्सो जो मिल्क और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, हम उनको भी कंज्यूम नहीं कर रहे. यानी कि कंप्लीट प्लांट बेस्ड डाइट, उसको हम वीगनिज्म बोलते हैं. सिर्फ जो पल्सेस, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से रिलेटेड होती है एंड इज नॉट रिलेटेड विद एनी एनिमल और देयर प्रोड्यूस. तो यहाँ पे अगर हम डेटा की बात करते हैं, तो लैक्टो वेजिटेरियन का यहाँ पे एक टर्म का यूज करा गया है. Even those who call themselves vegetarian generally do not abstain from consuming milk and dairy products. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा increase है and एक significant portion constitute करते हैं to the consumption of meat and milk. रूरल अर्बन की अगर हम बात करते हैं, तो वेजिटेरियन स्टेट्स के एग्जांपल देखें तो मेजरली नदर्न स्टेट्स है, जैसे कि राजस्थान, सिक्किम, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एटसेट्रा. नॉन वेजिटेरियन की बात करते हैं तो मेजरली सदर्न स्टेट्स है, जैसे तेलंगाना, केरला, मिजोरम, ईस्टर्न स्टेट्स एज वेल, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, गोवा एटसेट्रा. तो दिस इज जस्ट द डेटा रिगार्डिंग मीट एंड मिल्क का कंजम्पशन. Next, so this article is mainly regarding the president's mercy power. कि जो president के पास power होती है उन death penalties को abrogate करने की या फिर suspend करने की, to grant pardons. तो ये कहाँ से derive होती है, कब ये apply हो सकती है, and यहाँ पे हम किस केस की बात कर रहे हैं. तो here there is a case regarding Muhammad Arif, who was sentenced to death in 2000. तो टेररिस्ट अटैक हुआ था एक रेड फोर्ट पर, इन विच 3 people इंक्लूडिंग 2 आर्मी जवान्स दे वर किल्ड. तो मोहम्मद अरीफ को यहाँ पर दी गई थी ये पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट. एक अगर हम इम्पोर्टेंट जजमेंट की बात करते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू द प्रेसिडेंट्स पार्ट, तो सुप्रीम कोर्ट बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1990 में ये केस हुआ था, और इट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द डेथ पेनल्टी. लेकिन उसमें ये भी एस्टैब्लिश करा था कि जो जजेस है दे शुड नेवर बी ब्लड थर्स्टी. यानी कि टर्म यहाँ पे यूज करी गई है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, यानी कि ऐसे केसेस जहाँ पर के
रेमिटेंसेस या फिर रेट्रीब्यूटिव जस्टिस या फिर रिहैबिलिटेशन, इनका कोई स्कोप नहीं रह जाता। उन्हीं केसेस में ऐसा होना चाहिए कि डेथ पेनल्टी इट शुड बी गिवन टू द पर्सन। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, तो जजमेंट क्या था, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था। नेक्स्ट अगर हम प्रेसिडेंट की पावर की बात करते हैं, तो टू ग्रांट पार्डन या फिर सस्पेंड और रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस, तो आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन्ड है कि जो मर्सी पावर्स है ये प्रेसिडेंट को दी जाती है। Further, when a verdict is given regarding death penalty या फिर capital punishment, तो ऐसा होना चाहिए कि at least 3 judicially trained minds, they need to apply their minds in the final stage of the journey of a convict on a death row. तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 जजमेंट से ही it can be declared. And एक शत्रुघ्न चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में भी टॉप कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कम्यूट करा था डेथ सेंटेंस को, यानी कि रिड्यूस कर दिया था या फिर हटा दिया गया था द डेथ सेंटेंस, कोई और पनिशमेंट दे दी गई थी इन केस ऑफ ऑर्डिनेट डिले इन डिसाइडिंग मर्सी पिटिशन। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ केस जहाँ पर डिले हो जाता है। तो स्पेसिफिक अगर हम ऑल्टरनेटिव्स की बात करते हैं, तो विद रिगार्ड टू सच क्राइम्स, तो दिस वाज अ टेररिस्ट रिलेटेड क्राइम्स, बट इन टर्म्स ऑफ द क्राइम डन, द पनिशमेंट इट शुड बी प्रोपोर्शनेट। एंड जनरली जो पेटी क्राइम्स एक्सेट्रा होते हैं उसमें रिहैबिलिटेशन एंड ऑल दीज मेजर्स कैन बी टेकन, रेमिटेंसेस हो सकते हैं एक्सेट्रा, रेमिशन। Next, rapid diagnostic test from India may help stem superbug crisis. तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक तरह की रेजिस्टेंस होती है जो हमारी बॉडी डेवलप कर लेती है विद द ओवर यूज और द ग्रेजुअल कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिसकी वजह से जो वो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो वर्क नहीं कर पाते ओवर द पैथोजेंस विच हैव इन्फेक्टेड द पर्सन। इसको हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट अब प्राइस दैट इज लॉन्गिट्यूड प्राइस जो कि दिया गया है टू द PA-100 AST सिस्टम। तो ये एक एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग है कि कौन सा एंटीबायोटिक बॉडी के लिए ठीक रहेगा, किस टाइम पर ठीक रहेगा, कितनी ड्यूरेशन के लिए ठीक रहेगा, ये सब एस्टिमेट हम लगा सकते हैं ताकि जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो डेवलप ना हो। तो ये एक टेस्ट है PA-100 एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। तो ये एक सिस्टम है दैट वाज डेवलप्ड फ्रॉम सिस्मिक एस्ट्रेगो, जो कि एक हाईटेक ट्रांसफॉर्मेटिव रैपिड है, और एक ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है। तो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट क्या होते हैं, जो कि कहीं पर भी लाइक क्लिनिक्स एटसेट्रा हॉस्पिटल्स में किए जा सकते हैं जहाँ पर लैबोरेटरी की नीड नहीं होती टू आइडेंटिफाई। तो जहाँ पे लैब की नीड नहीं होती उसको हम पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट बोल देते हैं। एंड यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूड प्राइस है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था इन 1714 ओरिजिनली, किसी शिप की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, बिकॉज लैटिट्यूड्स को आइडेंटिफाई करना इट वाज स्टिल बीइंग डन देन, बट लॉन्गिट्यूड को आइडेंटिफाई करना इट वाज टफ। और जो शिप थी वो लॉस हो रही थी सी में क्योंकि सेलर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे। तब जॉन हैरिसन जो कि एक वॉच मेकर है, उन्होंने एक ऐसा डिवाइस क्रिएट करा जो कि लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट कर सकता है परफेक्टली, और उनको ये प्राइस मिला। अब अगेन इस प्राइस का इनिशिएशन हुआ फर्दर क्योंकि इसमें मॉनेटरी प्राइस मिलेगा, तो इसकी वजह से इट वाज इनिशिएटेड अगेन। एंड ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए इट वाज प्रमोटेड। तो फिर यहाँ पर दिस पर्टिकुलर कंपनी इट हैज वन दिस प्राइस। तो ₹85 करोड़ का ये प्राइस था और ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। फर्दर अगर हम अदर वेज की बात करते हैं कि कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये डिपस्टिक का टेस्ट भी होता है जो कि कुछ ही मिनट्स में बता देता है, बट यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा नहीं होती।
और इसी की वजह से फिर डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है एंड उन्हीं 2 to 3 days में रेजिस्टेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है इफ द एंटीबायोटिक्स आर नॉट गिवन इन करेक्ट डोसेज या फिर जो एक्चुअल नीड है अकॉर्डिंग टू द डिजीज उसके अकॉर्डिंग. दिस वाज मेजर थिंग अबाउट दिस. Further, a comprehensive immunization schedule for women is ready. जब हम हेल्थ गैप की बात करते हैं या फिर इश्यूज इन हेल्थ की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में डिफरेंस क्या है. वैक्सीनेशन इज द मेयर प्रोसेस जहाँ पर कि जो वैक्सीन होती है वो इंजेक्ट करी जाती है इनटू द पर्सनस बॉडी, वेयर एज इम्यूनाइजेशन इज द कंप्लीट प्रोसेस जहाँ पर कि द immunity is developed against the particular disease or the particular pathogen. तो यहाँ पर जब हम इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनाइजेशन की बात करते हैं तो मेजर चैलेंज अडल्ट वैक्सीनेशन का, अपार्ट फ्रॉम जो अवेयरनेस के कंसर्न है या फिर जीरो डोसेजेस या फिर इनकम्प्लीट डोसेजेस, उनके अलावा अडल्ट वैक्सीनेशन को ज्यादा प्रमोट या प्रेफर नहीं करा जाता इन इंडिया स्पेशली, जो कि मेजर कॉजेज होता है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस. फर्दर यहाँ पे हम जेंडर गैप या फिर हेल्थ गैप की बात करते हैं इन विमेन कि यहाँ पे जो डायग्नोसिस है उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करा जाता. विमेन स्पेंड 25% मोर टाइम इन पुअर हेल्थ एज कंपेयर टू मेन. और यहाँ पे फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जिसने रिसेंटली ये इनिशिएट करा है एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर women, जिससे कि कवरेज और उनका डायग्नोसिस एक्सेट्रा इट कैन बी डन. और फर्दर अगर हम डेटा की बात करते हैं तो 31% ऑफ women आर एट अ हाई रिस्क ऑफ HPV इन्फेक्शन आफ्टर बर्थ. तो HPV इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. तो इट क्रिएट्स मेजरली सर्विकल कैंसर को कॉज करता है ये वायरस. तो 31% ऑफ women दे आर एट रिस्क. तो इसीलिए वैक्सीनेशन जो है इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अ न्यू मदर्स हेल्थ. कैसे कर सकते हैं वैक्सीनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो मेजरली अगर हम रूरल एरियाज की बात करते हैं तो वहां पर वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज्यादा होती है बिकॉज अवेयरनेस नहीं होती, वो फेड नहीं होता. तो उसके रिगार्डिंग जो पंचायत एक्सेट्रा है उनको टारगेट कर सकते हैं कि पहले वो वैक्सीनेट हो जाए, देन फर्दर द अदर कम्युनिटीज और अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द विलेज दे कैन ऑल्सो बी टारगेटेड. अर्बन एरियाज में बात करते हैं तो मोबाइल वैन्स जो होती हैं उनका हम यूज कर सकते हैं, जो कि डोर टू डोर जाकर दे कैन प्रोवाइड वैक्सीन टू इंडिविजुअल्स. So that was all for today. Thank you everyone for joining. Hope it was a fruitful session. Thank you.